मैं प्रोफेसर जयराम झा, ज्ञान सागर टाइम्स का संपादक, आप सभी अतिथियों का इस परिचर्चा के भाग 2 में का स्वागत करता हूं और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो अपना परिचय के साथ आगे बढ़ें। मैं गजेंद्र पांडे, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना व्यवहार न्यायालय। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इस ज्ञान सागर टाइम्स में हमें कुछ कहने का, परिचर्चा में भाग लेने का अवसर दिया गया। मैं ब्रिज बिहारी शरण, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट एवं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ज्ञान सागर टाइम्स पुनः हमें इस परिचर्चा में आने का आमंत्रण दिया है, इसके लिए खुशी है हमें और मैं दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज पुनः ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में जो हमारा पहला भाग था, बिहार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का भाग 2, जिसे हम आज परिचर्चा के रूप में बिहार की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न के आधार पर मैं अपने प्रथम अतिथि से निवेदन करूंगा कि सामाजिक समरसता को कैसे समाज में प्रभावी बनाएं, अतः इस पर वो अपने व्याख्यान दें। सामाजिक समरसता के लिए पहले समाज का वातावरण और हमारी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। जो हमारी पुरातन की ओर पहले लौटना होगा, पुरातन शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना होगा। पहले हम लोग के यहाँ वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी। अंग्रेज के आने के बाद ये मैकाइले द्वारा शिक्षा जो दिया गया, यह विभिन्नता लाने का बहुत बड़ा श्रेय इसमें है। व्यवस्था के तहत और सरकार के नीति अपनानी होगी, गुरुकुल परंपरा की ओर फिर से लौटना होगा। ये गुरुकुल परंपरा की आपने चर्चा किया जी। मैं चाहता हूं कि गुरुकुल परंपरा की जो बुनियादी बात है उस पर आप कुछ कह सकते हैं। गुरुकुल परंपरा में शिष्य और गुरु की व्यवस्था के तहत शिक्षा दिया जाता था और व्यवहारिक शिक्षा दिया जाता था, सैद्धांतिक के साथ साथ, और अर्थो उपार्जन की भी व्यवस्था उसमें रहती थी, ताकि कोई आदमी शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार स्वयं सृजन कर लेता था। गुरुकुल की व्यवस्था और शिक्षा और आज की जो आधुनिक शिक्षा और व्यवस्था है, दोनों के बीच का क्या आपको लगता है कि दोनों में कौन सा शिक्षा अधिक प्रभावी है? अधिक शिक्षा प्रभावी तो गुरुकुल परंपरा की ही शिक्षा थी। व्यवहारिक शिक्षा थी और सामाजिक समरसता की शिक्षा थी। ऊंच नीच का भेदभाव लोगों में नहीं रहता था। जो शिक्षा ग्रहण करता था उसका समाज के लिए प्रयोग में लाता था। भेदभाव जहाँ तक है हम लोगों के बीच, वो भेदभाव तो उस समय भी देखा गया था। यदि आप महाभारत काल को उठा के देखें तो वहाँ भी कर्ण के साथ या शूद्रों के साथ जो होता था व्यवहार, उस समय के भी गुरु और आचार्य लोग इस तरह की मानसिकता से ग्रसित होते थे। जो पौराणिक गुरुकुल की व्यवस्था थी और वहाँ के आचार्यों की मानसिकता थी, और आज का जो आधुनिक काल का जो आचार्य और विद्यालय की अवस्था है और मानसिकता है, ये दोनों में क्या मौलिक, सिद्धांतिक और सांस्कृतिक किस तरह का परिवर्तन देखा जा रहा है? जी, कोई भी परंपरा या उस समय की लें, अभी की लें, पूर्णतः खराब नहीं कर सकते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत अच्छा था या आज बहुत अच्छा है। कुछ न कुछ अच्छाई और खराबी हर समय रहा है। उस समय का था गुरुकुल परंपरा था, गुरु और शिष्य साथ रहते थे, दिन प्रतिदिन का कार्य व्यवहार, गुरु का आचरण, जो शिक्षा दिया जाता था व्यवहारिक ढंग से दिया जाता था, वो सारा चीज़ था। आज थोड़ा सा शिक्षा
जो है व्यावसायिक रूप लेने लग गया है। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहेंगे कि आज का शिक्षा बिल्कुल ही पहले की तरह नहीं। आज टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है, दिन ब दिन तरक्की हो रहा है। साइंटिफिक वे में देखा जाएगा कि मंगल ग्रह पर चले गए, L1 सूरज तक चला गया, ये सारी बात है। तो विस्तार उस समय का था कि सामाजिक रूप से और मानसिक बढ़ावा देने के लिए होता था, और आज के शिक्षा में है कि वो तो हो ही रहा है, और साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। इसमें एक बात उभर के सामने आता है कि यदि हम देखें कि आज का जो तकनीकी शिक्षा है, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहते हैं, क्या ये हमारे जो आधुनिक शिक्षा में एक बड़ा योगदान भी दे रहा है? इसका क्या प्रभाव हो सकता है हमारे जीवन पर, जो कि हमारी पुरानी परंपरा को ये मुश्किल में डाल सकता है? वैदिक शिक्षा में जो सिद्धांत दिया गया था, उसी के सिद्धांत पर आधुनिक तकनीकी भी है जो काम कर रहा है। और ये मैं सरन साहब से ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो पौराणिक शिक्षा व्यवस्था थी या गणना था, और आज का जो आधुनिक गणना व्यवस्था है, उससे पहले हमारे यहाँ जो भी आए, जैसे आर्यभट्ट ने अपना एक सिद्धांत दिया, न्यूटन ने अपना एक सिद्धांत दिया, या आर्किमिडीज ने एक अपना सिद्धांत दिया, इसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से आज के आधुनिक और पौराणिक यानी वैदिक शिक्षा को जोड़ के देखा जा सकता है? जी सर का प्रश्न है। तो यहाँ प्राचीन और आधुनिकता दोनों के बीच सामंजस्य की बात है। ये बात तो सही है कि मकान का कंगूरा अगर बहुत अच्छा बना हुआ है तो नींव मजबूत, और नींव हम उसी अपने पुरानी शिक्षा व्यवस्था को कह सकते हैं जो एक समृद्ध परंपरा और शिक्षा का आधार हमें दिया है। सर के द्वारा जो कहा गया बिल्कुल सही है कि आज अगर हमको जीरो का सिद्धांत नहीं मिलता आर्यभट्ट के द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावन का सिद्धांत नहीं मिलता, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नहीं मिलता, इस तरह बहुत सारा है, एक दो नहीं, तो आज जो आधुनिक शिक्षा में विस्तार देखने को मिल रहा है, ये शायद मिलता या उम्मीद करते नहीं ही मिल पाता। तो इसलिए पुरानी परंपरा में जो भी शिक्षा व्यवस्था का अन्वेषण हुआ और उसको भी आधार माना जाए, तो आज हम चांद पर चले गए, मंगल ग्रह पर चले गए, और अभी हमारा एक अन्वेषण है कि L1 करके एक सूर्य की परिक्रमा करने जा रहा है, और बहुत दूर तक वो पहुंच गया है, और सूर्य का भी हमें ये मिला है, तरह तरह का चित्र और डाटा वगैरह भेजा जा रहा है। तो कहीं न कहीं उसमें अगर विश्लेषण कर देखा जाएगा तो हमारा पुराना शिक्षा व्यवस्था है और हमारा पुराना अन्वेषण है जो उसका आधार बन रहा है। इसीलिए ये नहीं कह सकते हैं कि पुराना शिक्षा व्यवस्था में अन्वेषण में हम कुछ नहीं पाए, वो भी हम पाए, और आज नया शिक्षा व्यवस्था अन्वेषण में भी पा रहे हैं। हम लोग आज जो एक महत्वपूर्ण चर्चा पर विचार करते हुए हम लोगों के विद्वानों का जो विचार आ रहा है, उसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल आके खड़ा हो गया, और वो ये कहता है आज के समाज में रहने वालों के बीच समरसता स्थापित करना कितना आवश्यक है, और हम कैसे इसे स्थापित करें ताकि हमारा समाज विकसित भी हो, सुसंस्कृत हो और सभ्य बना रहे। पांडे जी। जी, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का इतिहास बहुत कम मिलने आता है, लेकिन विदेशी यात्रियों के लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत में मिलता है। फाहियान, ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्री, कुछ तुर्क के भी यात्री लोग आए थे जिनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो लोग भी कुछ लिख के गए थे
कि उस व्यवस्था का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का ऐसा प्रभाव था कि ईमानदारी थी, लोग घर में ताले नहीं लगाते थे और किसी तरह से अशांति भेदभाव समाज में नहीं था। जिनका जो काम था वो काम बहुत ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक करते थे और उसमें वर्ण व्यवस्था का व्यवस्था था और किसी में भेदभाव की भावना नहीं थी। आज आधुनिक शिक्षा में तरह तरह के भेदभावना दिन प्रतिदिन समय के साथ उभरते आ रहा है और अंतर्कलह के कगार पर लोग समाज आज पहुंचा हुआ है। तो इसलिए हमें प्राचीन की ओर लौटना होगा, उस पर भी विचार करना होगा और प्राचीन व्यवस्था को आज कैसे संयमित किया जाए, समायोजित किया जाए कि जो आर्थिक अभी वर्तमान का समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हर दृष्टि से समरसता कायम हो जाए। इसी प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़ाते हुए मैं शरण जी से कहूँगा कि ये जो समरसता शब्द है, क्या आर्थिक रूप से ही इसको स्थापित किया जा सकता है या फिर शैक्षणिक रूप से समाज में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और दूसरी जो महत्वपूर्ण है, हम सुसंस्कृत कैसे रहें, हमारी संस्कृति भी अक्षुण्ण बनी रहे, बची रहे, तो कैसे समाज की समरसता हो और इसको कैसे हम प्रभावी ढंग से अपने जीवन में लाएं जो समाज पे इसका प्रभाव डाले। जी, समरसता का मतलब जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, सौहार्द, समाज के लोगों के बीच सौहार्द उत्पन्न करना या बनाए रखना या बनाने का प्रयास करना। सौहार्द के लिए ज़रूरी है आपस में मेल जोल बढ़ना, एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, और ऐसा होने से प्रेम भाव तो बढ़ेगा ही, सौहार्द बढ़ेगा और समरसता कायम होगा। अब है कि शिक्षा और अर्थ की बात जयराम सर ने कहा। समरसता के लिए अर्थ हमारे समझ से बहुत मायने नहीं रखता है, शिक्षा का महत्व है इसमें। लोग शिक्षित होंगे, सोच विकसित होगा, और जब सोच विकसित होगा तो उसमें एक दूसरे को समझने का, परखने का ज्ञान विकसित होगा, और वैसे स्थिति में वो समझ पाएंगे कि हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए समरसता कितना आवश्यक है। और जब तक समरसता, सहयोग एक दूसरे का नहीं करेंगे, हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए समाज को आगे ले जाने के लिए, परिवार, देश को आगे ले जाने के लिए समरसता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पुनः अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, और मैं पुनः अपने जो आज का चर्चा का विषय है उसमें एक है कि कौन कौन से सांकेतिक सामाजिक समृद्धि तय करते हैं। समाज को समृद्ध करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। शरण जी, उपाय समाज में सामाजिक समृद्धि लाने के लिए सिर्फ शिक्षा करने से नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सहयोग की भावना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कोशिश करें, न कि पैर खींचने का। तो सामाजिक समृद्धि के लिए ज़रूरी शिक्षा तो है ही। शिक्षा क्या है कि मानसिक विकास करता है, सहयोग, कोई भी कठिन से कठिन कार्य एक दूसरे का। पुनः अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, और मैं पुनः अपने जो आज का चर्चा का विषय है उसमें एक है कि कौन कौन से सांकेतिक सामाजिक समृद्धि तय करते हैं। समाज को समृद्ध करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं।
शरण जी। जी, उपाय समाज में सामाजिक समृद्धि लाने के लिए सिर्फ शिक्षा करने से नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सहयोग की भावना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कोशिश करें, न कि पैर खींचने का। तो सामाजिक समृद्धि के लिए ज़रूरी शिक्षा तो है ही। शिक्षा क्या है कि मानसिक विकास करता है। सहयोग, कोई भी कठिन से कठिन कार्य एक दूसरे का साथ दे करके उसको अंजाम तक ले जा सकते हैं। और जब उस अंजाम तक किसी भी कार्य को कोई समाज ले जाता है तो वहाँ पे जो भी सामाजिक रूप से परेशानी है, लोगों के हित की बात है, वो पूर्ण होता है। परेशानी खत्म होती है, हित की बात आगे आती है। इसीलिए सामाजिक समृद्धि के लिए ज़रूरी होगा कि एक दूसरे का सहयोग करें। सहयोग होगा तो एक दूसरे के प्रति सम्मान भी पैदा होगा ही। और शिक्षा तो कॉमन चीज़ है। शिक्षा लोगों के सोच में, व्यवहार में, आचरण में बदलाव लाता है। और सामाजिक समृद्धि जी, ये जो सामाजिक समृद्धि है, क्या इसमें आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, या पुनः फिर कहिए कि शैक्षिक रूप से कितना जागरूक होना चाहिए? सामाजिक समृद्धि का मतलब ही हो गया कि समाज हमारा जो है वो शिक्षित भी हो, सांस्कृतिक रूप से भी उन्नत हो। तो इसके लिए तो बहुत ही अनिवार्य होगा कि हम अपने परंपरा को, अपने संस्कृति को बचाएं, उसको आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में बताएं, और उससे जो अच्छी बातें सामने आती है उसको हम एडॉप्ट करें। इससे हम समझते हैं कि सामाजिक समृद्धि में बहुत कुछ सहयोग मिलेगा और ये ज़रूरी भी है। धन्यवाद शरण जी। मैं पुनः इसी प्रश्न को लेके अपने दूसरे अतिथि पांडे जी के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सामाजिक और सांकेतिक समृद्धि की जो हम देख रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं या एक सिद्धांत को तय कर रहे हैं, इसको किस तरह से अपने समाज में लाएं जिसके कारण हमारा ये जो है प्रोग्राम और ये हमारा जो है सामाजिक संकल्पना ये पूरी तरह से सही रास्ते पर चले। मैं पांडे जी इस पर अपना कुछ विचार दें। सांकेतिक समृद्धि का मूलभूत पहले शिक्षा जाता है। शिक्षा के बाद अगर शिक्षा का सुदृढ़ीकरण रहता है, व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है सैद्धांतिक के साथ साथ, तो उसमें एक संस्कार भी डेवलप होता है। और संस्कार डेवलप होता है तो आसपास के और लोगों को भी उसका लाभ पहुंचाने का उनकी फिर चेष्टा हो जाती है, जो समृद्ध शैक्षणिक रूप से होते हैं। तो इस ढंग से समाज भी समृद्ध हो जाता है, शैक्षणिक आर्थिक रूप से भी। तो इस ढंग से यही इंडिकेशन होता है। आप देख रहे हैं ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में ये कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए हम अपने अतिथियों के साथ इस पर एक अपना ओपिनियन तय करने का प्रयास करेंगे और पुनः इस बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि पौराणिक, आधुनिक और मध्यकाल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारे आने वाले समय में और हमारे समाज के लिए समरसता के साथ साथ एक शैक्षणिक माहौल, सुसंस्कृत माहौल और सुंदर माहौल बने जिसमें समाज का उन्नत विकास हो और यह संभव हो सके। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हुए पुनः सभी को शुक्रिया एवं धन्यवाद।